तो यह कार्यक्रम आज एक चिंतन शिविर के रूप में है। इस कार्यक्रम जो अब चल रहा है, इसके बाद एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटी से आपके बीच में आमंत्रित किए गए हैं। आप सब से मेरा निवेदन है कि इस आज की कार्यशाला को आप एक औपचारिकता ना समझें। आप कॉपी पेन रखें, जो चीज आपकी लिखने वाली है उसको जरूर लिखना चाहिए। आपसे मैंने प्राकृतिक खेती, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, वापसा निर्माण के लिए आच्छादन ये नहीं पढ़ाना है। वो तो आप सब पढ़ चुके हैं। सबकी ट्रेनिंग हो गई कि नहीं? बातचीत करेंगे हम, संवाद है, ये भाषण नहीं है मेरा। सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है ना? प्राकृतिक खेती के 5 आयाम कैसे लागू करने, इसकी सबको जानकारी है ना? धन्यवाद। आप सब भाई और बहनों से मेरा एक नम्र निवेदन है कि आपने प्राकृतिक खेती के इस मिशन से जुड़ने का निर्णय किया। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप केवल प्राकृतिक कृषि बोर्ड से इसलिए ना जुड़े कि आपको मासिक कुछ वेतन मिल जाएगा। वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको आप कतई महत्व ना दें। मानव जीवन में सबसे बड़ा जरूरी काम है कि हम इस धरती पर सोचें आए किस लिए हैं। इस धरती पर जो जन्म लिया है, क्या ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजे करो और चले जाओ, इसके लिए है क्या ये जिंदगी? उर्दू का एक शायर था, बड़ी अच्छी बात कहता था, क्या कहें अहबाब हमारे कारे नुमाया कर गए। सुनो ध्यान से, क्या कहें अहबाब हमारे कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन ली और मर गए। क्यों भाई लोगों, जवानों, ये तो नहीं ना जिंदगी का आपकी का उद्देश्य है? बोलो, ये नहीं है ना, कुछ करके जाना है ना पीढ़ियों के लिए। भाई यदि यही काम करना तो पशु पक्षी भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नाराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेष है धर्मेण ही ना पशु भी समाना। ये कहा शास्त्रों में कि हम पैदा हुए और पैदा होते ही बालक रोता, मां दूध पिलाओ नहीं तो गया। वहीं से खाना पैदा होते ही शुरू होता है, और जब ये खाना बंद हो जाता तभी विदाई शुरू का नंबर पड़ जाता है। ठीक है ना? तो ये खाना पीना केवल हम नहीं करते, ये तो पशु पक्षी जीव जंतु भी करते हैं। निद्रा, जब काम करके थक जाते हो तो आप और हम भी सो जाते हैं और पशु पक्षी भी सो जाते हैं। और कोई डंडा लेके हमारे पीछे पड़ता तो हमें भी डर लगता और पशु पक्षी को भी डर लगता। तो समान चीजें हैं कि नहीं सारी? वो भी अपने यहां संतान बच्चे पैदा करते हैं, हम भी कर लेते हैं। क्या फर्क है? इन सब चीजों में मनुष्य पशु पक्षी बिल्कुल समान है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो अन्य प्राणियों से मनुष्य को अलग करती है, और वो है उसके जीवन के कुछ जीवन मूल्य, कुछ सिद्धांत, उनके धर्म कर्म, ये उसकी पूंजी है। यदि मनुष्य धरती पे आके और केवल इसी काम में रहा कि भाई पैदा हुए, 6-7 साल के हो गए, कंधे पर पुस्तकें लाद के स्कूल चले गए, पढ़ लिख करके डिग्रियां ले ली, फिर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल गई, उसके बाद शादी हो गई,
बच्चे हो गए, थोड़ा प्रबंध उनका कर लिया, इतने में बुढ़ापा आ गया, बीमार हो गए, चले गए। आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या रही? कुछ भी नहीं। ये तो सब पशु पक्षी जीव जंतु करते हैं। मेरे आदरणीय युवा भाई और बहनों, आप इतने सौभाग्यशाली हैं, आप समझ नहीं रहे। यही समझाने के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। संघाणी जी जैसे अनुभवी नेताओं को आपके बीच में बुलाया है कि आप अपने स्वरूप को समझो कि आपको काम क्या मिला है, या आपके भाग्यशाली हैं आप। देखो, बच्चे पालने का काम तो सारा दिन जीव जंतुओं को काट के मांस बेचने वाला भी करता है ना। वो भी गुजारे के लिए करता है बच्चों के। लेकिन एक वो भी आदमी है जो दारू बेच करके अपने बच्चों का गुजारा करता है। ठीक है, वो भी काम करता है, काम तो वो भी है। और चोर चोरी करके अपने बच्चे पालता, वो भी काम है। समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन भाग्यशाली कौन है? ये जो कर्म बताए ना मैंने, इनके द्वारा पवित्रता से जीवन नहीं जिया जाता। आपको क्या काम मिला है? प्राकृतिक खेती का। खेती के बारे में हमारे देश में कहा जाता, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निकृष्ट चाकरी, ऐसे बोलते थे ना। सबसे उत्तम खेती क्यों है? इसलिए है कि उसमें खून पसीने की कमाई है। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। वो चोरी का माल वहां कोई संभावना नहीं। और जब मेहनत होगी, कर्म से मिलेगा, तो उसका फल भी परमात्मा अच्छा देगा। सीधा सिद्धांत कार्य कारण का बिल्कुल सच्चा और सीधा मार्ग है। खेती जो को उसको उत्तम माना गया, और आदि काल से इस देश में नेचुरल प्राकृतिक स्वाभाविक खेतियां होती रही हैं। ये जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उसमें जो गोला बम बारूद बचा, तो उन लोगों ने उसका ये यूरिया डीएपी बना करके लोगों में बांट दिया, और तब से विनाश का बीज बोया गया। तो उनके लिए तो वो संकट था, और उन्होंने अपने इस जहर को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को बांट दिया। 60 के दशक से पहले दुनिया में कहीं पर भी ये जहर नहीं पड़ता था, और लोग स्वस्थ थे, निरोग थे, जीव जंतु पशु पक्षी सब सुख से रहते थे। लेकिन 60 के दशक में भारत में भी अनाज का संकट आया, और उस समय डॉक्टर स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिक अमेरिका गए, डॉक्टर मैंने जैसे लोग पढ़ के आए, और उन्होंने हरित क्रांति शुरू की। उनका कोई विरोध नहीं है, उस समय की मांग थी, जरूरत थी, वो काम बहुत जरूरी था जो किया गया। लेकिन हमारी जो गलतियां हुई, आपने ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप सारे ट्रेनर हैं। यहां कृषि सखी हैं बहनें, वो हाथ खड़ा करेंगी? बहुत अच्छा। नंबर 2, जो आप कृषि विकास बोर्ड से पूरे प्रदेश से जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी है प्राकृतिक खेती कैसे करनी है और आगे कैसे सिखानी, वो भी हाथ खड़ा करेंगे? तो इसमें तो ऐसे बहुत आ गए जिनको पता ही नहीं प्राकृतिक खेती क्या है? हाँ, इसमें अभी तक ईमानदारी से जिनको प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग विधिवत मिली ही नहीं है और लेनी है, कोई बात नहीं, हम जानना चाह रहे हैं, वो हाथ खड़ा करें जिनको प्राकृतिक खेती के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं मिली।
तो आप फिर पीछे वाले बात कर रहे हैं कि मेरी बात सुन रहे हैं? आपके तो हाथ किसी के खड़े ही नहीं हुए। हमने भाइयों आज आपको इतना खर्चा हुआ सरकार का, आप इतने बड़े प्रदेश के दूर दूर से यहां पर आए हो, एक दिन की कार्यशाला है और इसको गंभीर विषय मानते हमने बुलाया है। इसमें आप गंभीर नहीं होंगे तो फिर कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? तो मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो बातचीत करने के लिए आपको बुलाया है। तो अब मेरे को दोबारा मैं पूछता हूं, जिन जिन को प्राकृतिक खेती के बारे में ट्रेनिंग दी जा चुकी है और जो इसके 5 आयामों को समझ चुके हैं और वो बात किसानों को समझा सकते हैं, ऐसे जो भाई यहां पर, वो हाथ खड़ा करो। तो अब समझ में आई आपकी बात, पहले नहीं आई। है जी? अच्छा, समझे नहीं? हिंदी नहीं समझते क्या? समझते हो? तो आप अब समझो ध्यान से। अच्छा, पीछे आवाज नहीं आ रही क्या? ओ भाई माइक वाले, पीछे ध्यान करो, पीछे आवाज नहीं है। तो भाई आप तो इंटेलिजेंट विद्यार्थी, आपने तो प्रोटेस्ट करना चाहिए था, आवाज नहीं है। इतनी दूर से आके भी यूं ही बैठे रहोगे, कैसे बात बनेगी? अच्छा, अब दोबारा, मेरी आवाज आप सबको सुन रही है कि नहीं? और मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में भी आ रहा है कि नहीं? बस ठीक है। पीछे भाई चेक करो आवाज पूरी है क्या। देखो, आज हम बैठे हैं, ये गंभीर विषय है, इसको सामान्य मत लेना। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, आज हर आदमी का समय कीमती है, आने जाने में समय भी बर्बाद होता है, आने जाने में पैसे भी लगते हैं। संघानी जी जैसे व्यक्ति जो पूरे देश में 3-3 संस्थाओं को संभालते, उनको आपके बीच में आमंत्रित किया है। आपके ये अधिकारी साइंटिस्ट भी बुलाए गए हैं जो चर्चा करेंगे। आप इसको सरकारी तरह से सोच के मत बैठना गोष्ठी है, ये सरकारी प्रोग्राम मत मानना। मैं पहले यहीं से शुरू की है कि आप परम सौभाग्यशाली हैं, आपको इतना पवित्र काम परमात्मा के आशीर्वाद से मिला है जो आज जीव जगत के लिए परम आवश्यक है, सामान्य नहीं, परम आवश्यक है। आपको ये समझना चाहिए। इस समय रिपोर्ट्स हैं, हम नहीं कह रहे, जीव जंतुओं की सैकड़ों हजारों तरह की प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, जीव जंतुओं की। धरती माता को जो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया उनके ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा करके धरती मां को युवा रखते हैं, वो मर चुके हैं। अळसिया, अर्थवर्म, वो मार दिया है। हवा लेने लायक नहीं बच रही, पानी पीने लायक नहीं बचा। आप जो आहार खा रहे ना, आप और हम भी, उसमें भयंकर जहर आ चुके हैं, वो पोषण नहीं पूरा दे पा रहा। पर्यावरण भयंकर रूप से दूषित हो रहा है और उसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग, सारी दुनिया चिंतित है। आप सारे, मैं देख रहा हूं चेहरे से, मेरे जैसे 5-7 किसान भाई यहां बैठे हैं, बाकी आप सारे युवा बेटे और बेटियां हैं। आपके ऊपर भावी भारत का भार है। आप इस देश के बढ़ाने वाले युवा हैं। आप ये मत समझो कि हम सामान्य हैं। केवल एक आदमी से देश नहीं चलता, सब जगह सबका योगदान ही बराबर दायित्व देता है, सबके सहयोग से काम होता हमेशा। तो आप एक एक आदमी बहुत कीमती है,
आप अपने स्वरूप को, मैं कहता हूं, बार बार पहचानो। तो ये जो चुनौतियां मैंने गिनाई, ग्लोबल वार्मिंग जिसके कारण है, उसका परिणाम आपने इस साल देख लिया ना। अब तक वर्षा बेमौसमी होकर के बर्बादी कर रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, बादल फट रहे हैं, गांव के गांव बह गए हैं। जिन अरब के देशों के लोग भारत में वर्षा काल में हवाई जहाज का टिकट खरीद के हमारे होटलों में रहकर इसलिए आते थे कि बारिश कैसे होती है देखेंगे, आज उन अरब के देशों में भी बाढ़ आ रही है, वो भी तबाह हो रहे हैं। कहीं समुद्री तूफान, कहीं अति वर्षा, कहीं अनावृष्टि, ये सब विनाश यदि आप और मैंने जिम्मेदारी नहीं समझी ना, तो भयंकर आने वाली पीढ़ियों को दिन देखने पड़ेंगे, और इसके जिम्मेदार आप और मैं हैं। हमें कोई अधिकार नहीं उन बच्चों को जन्म देने का जिनके लिए हम स्वच्छ हवा नहीं दे पाते, जिनके लिए हम स्वच्छ भोजन नहीं दे पाएंगे, जिनके लिए हम पीने का शुद्ध पानी नहीं दे पाएंगे, जिनको जीवन जीने के सब साधन नहीं दे पाते। तो ईमानदारी से बताओ, ऐसे बच्चों को जन्म देना क्या पाप नहीं है? क्या मेरे आपकी जिम्मेदारी नहीं है? और ये देख रहे हैं, ये सब विनाश अपनी आंखों से देख रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये सारी बातें जो मैं बताने लगा हूं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इनको आप स्मरण रखो, इनको नोट करो। ये किसानों को बतानी है, लोगों को बतानी है। आप सेनानी हैं, आपने नेतृत्व करना सब भाई बहनों ने। आप इस विभाग में मत सोचो हम कोई छोटी मोटी नौकरी के लिए आए, आप ये सोचो हमें तो दुनिया के कल्याण का मार्ग मिल गया। भाई और बहनों, गर्मी के दिनों में कुछ लोग ऐसे भले होते हैं जो लू के समय स्टेशनों पर जाकर लोगों को ठंडा पानी पिलाने जाते हैं पुण्य कमाने के लिए। कितने लोग हैं जो अस्पतालों में गरीब लोगों की दवाई देने जाते हैं। कितने लोग हैं जो अस्पताल में मरीज के साथ रहने वाले लोगों को दुख ना पहुंचे रोटी की व्यवस्था ठहरने की करते हैं। कोई गौशाला में सेवा करता है, कोई पक्षियों को दाना डालता है। करते हैं कि नहीं ये लोग? किस लिए? उनको पता है कि यह मानवता का धर्म है, यह हमें करना चाहिए। तो आपको जो काम मिला वो कितना ऊंचा मिला है। आज छोटे छोटे बच्चे, अभी माननीय संघानी जी ने बताया, कैंसर से बच्चे मर रहे हैं। डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर कितनी भयंकर गति से बढ़ा है। अभी पिछले 10-12 साल पहले आप में कुछ बड़े लोगों को ध्यान होगा, मेरे को ध्यान है, WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की थी भारत के बारे में 10 साल पहले कि जिस तरह से भारत के लोगों का खान पान है और जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, यदि ये चलता रहा तो भारत में हर 10वां आदमी डायबिटीज से संघर्ष करेगा, डायबिटीज होगा। याद है किसी को ये घटना? नहीं किया था WHO ने घोषणा। और आज बताओ, आप जितने यहां पर बैठे हैं, एक आदमी खड़ा होकर बताए कि जो ये घोषणा कर सके कि मेरी रिश्तेदारी में, मेरे भाईचारे में, मेरे संबंधों में एक भी आदमी को डायबिटिक आदमी नहीं है। है कोई आप में एक भी? एक सिंगल बताओ। ये कुल 10 साल में हुआ ये सब कुछ। 10 साल से पहले शुगर का ये प्रकोप इतना नहीं था, अब इतनी स्पीड से बढ़ा। नंबर 2, अब नई लेटेस्ट रिपोर्ट WHO की है
कि जो खान पान और व्यवहार दिनचर्या भारत के लोगों का चल रहा है, आने वाले 10 साल में हर 11वां आदमी कैंसर से पीड़ित होगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई? आप जानते हो ना, किसी भगवान ना करे घर में कैंसर हो जाए तो उस घर की क्या गति होती है? शांति बचती है उस घर में? घर की पूरे की शांति खत्म, रिश्तेदार परेशान, और जो पैसा थोड़ा बहुत है वो सारा दवाइयों में। इतना खतरनाक जिसका आज तक कोई इलाज ही नहीं है। और ये सारी बीमारियां जो मैं बोल रहा हूं, ईमानदारी से बताओ, ये बड़े बुजुर्ग बैठे, आप तो युवा हैं, आज से 40 बरस पहले कोई नहीं जानता था इस देश में कैंसर क्या होता है। कोई जानता था? कोई जानता था डायबिटीज किसे कहते? कोई नहीं जानता था। हार्ट अटैक क्या होता? कोई नहीं जानता था। पेनक्रियाज फेल हो गई, किडनी फेल हो गई, किसी को पता ही नहीं था। घुटने फेल हो गए, सब ऑपरेशन करा रहे, घुटनों से कोई काम नहीं, ऑपरेशन सबके हो रहे। कितनी प्रोग्रेस है हमारी। समझ में आ रही कि नहीं ये बातें? जब 40 साल पहले कुछ भी नहीं था, ये बीमारियां नहीं दुनिया को बने पता, हजारों साल हो गए, लाखों साल हो गए। ये जब से हमारा रासायनिक खान पान और जो हमने विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किया है, आप और हम तो जिंदगी जैसी तैसी काट लेंगे, लेकिन जो आज मैं और आप पैदा कर रहे हैं, उनके लिए क्या देके जाओगे? क्या देके जाओगे? ये पानी की बोतलें जो रखी ना हमारे सामने, 30 साल पहले कोई नहीं लेके चलता था, कहीं भी पानी पीते थे, सब पानी शुद्ध था, कोई मास्क नहीं लगाता था, सब हवा शुद्ध थी। आज सब में जहर मिल गया, सब में जहर। आप अखबार भी पढ़ते होंगे, अभी 15-20 दिन पहले दैनिक भास्कर अखबार के फ्रंट पेज पे एक न्यूज छपी है। रिसर्च के बाद 105 ऐसी माताएं ली जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया था। 105। कितनी? बोलो भाई, कमजोर विद्यार्थी हो। मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना, पीछे तक भी नजर रहती मेरी। समझ में आई? कितनी माताएं ली? हाँ। और उन सभी माताओं को जो अपना दूध बच्चों को पिलाती थी, अपना दूध पिलाती थी, उन सब माताओं का दूध कलेक्ट किया और लैब में ले जाकर चेक किया। 105 में से 105 माओं के दूध में जहर पाया, पेस्टिसाइड पाए, यूरिया पाया, सभी में पाया। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, आप पढ़िए। ये हाल हो चुका। अभी संघानी साहब ने कहा ना, अरे पशुओं को जो चारा दे रहे, पशुओं में भी कैंसर आ गया, पशुओं में भी आ गया। और जो आप खा रहे हैं ना, अभी 1 साल पहले संघानी साहब 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने, वो ICAR के साइंटिस्ट हैं, एक है पश्चिमी बंगाल में, एक है तेलंगाना में, उन 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने मिलके एक रिसर्च की कि भारत देश में लोगों का पेट भरने के लिए 2 अनाज ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, गेहूं और चावल। हाँ या ना? उन 2 पे ही रिसर्च किया उन्होंने, बाकी पे नहीं किया। और वो रिसर्च रिपोर्ट आप ले सकते हैं अपने संकेत भाई जी से, डायरेक्टर साहब से ले सकते हैं, हमारे पास है वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में उन साइंटिस्ट ने बताया कि इस समय भारत में जो गेहूं चावल लोग खा रहे हैं, उनमें 45% पोषक तत्व खत्म हो गए हैं ही नहीं। पेट तो भर रहे हो,
लेकिन जो शरीर को पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और आगे वो क्या लिखते हैं कि यदि अगले 20 साल ये यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड यूं ही डलता रहा तो अगले 20 साल में जो ये 55% बचा ये भी खत्म हो जाएगा। कैसे जिएगी दुनिया? आपने बहुत बड़ी बात की संगानी साहब ने। कुछ लोग स्वार्थी व्यक्तिगत लाभ के लिए ये जहर बेचने का काम, इस सिस्टम को बर्बाद करने का काम कर लें, लेकिन इसका विकल्प तो बताएं है क्या, इसका हल क्या है? ये मैं जो आंकड़े दे रहा हूं ये मेरे नहीं, ये रिसर्च आंकड़े हैं। अभी ब्राजील से एक रिपोर्ट हमारे पास पड़ी है, वहां भी ये यूरिया, ये पेस्टिसाइड यूरिया प्रयोग किया तो इतने भयंकर उनके सामने आए हैं आंकड़े कि वहां बच्चों में, युवाओं में भयंकर कैंसर बढ़ रहा है और उनके बच्चों के डीएनए चेंज हो रहे हैं और इनफर्टिलिटी आज भारत में बहुत बड़ी समस्या बन गई। आज बेटे बेटियां बच्चे पैदा करने की स्थिति में नहीं रहे, ये स्थिति पैदा हो रही। कहीं तो रुकोगे, क्या बनेगा दुनिया का? इतने भयंकर केमिकल खेतों में डल रहे हैं, सांप भी मर जाते हैं। हाँ या ना? आप में किसान कौन कौन बात खड़ा करो जिनके घर में खेती होती है, जिनके घर में खेती होती है। आप तो सारे किसान हैं, धन्यवाद, सारे किसान हैं। तो ऐसे केमिकल, ऐसे पेस्टिसाइड, ऐसी राउंड अप, एक ऐसी इतना बड़ा झाड़ है, पेड़ है, और उसको डालते हैं शाम को, सवेरे सवेरे मिलती है वो, डालते 1 घंटे में मुरझाता, गिरता और सूख जाता पेड़। होता है कि नहीं? खरपतवार, निंदामण को दूर करने के लिए करते हैं ना किसान। अभी सच्ची घटना मेरे साथ हुई। मैं अभी बुलाया पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इस प्राकृतिक खेती मिशन को बढ़ाने के लिए इसको मिशन बना दिया। और वो सब मुख्यमंत्रियों को भी कहते हैं भाई प्राकृतिक खेती को बढ़ाओ ताकि अपने देश की युवा पीढ़ी बचे, बच्चे बचे, धरती माँ बचे, पानी बचे, पर्यावरण बचे, गौ माता बचे। ये जरूरी है करना, वो नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने। यह भी 1-1.5 महीने की बात है पहले, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम खेडूत का करा। वो खुद रहे, उनके मंत्रीगण, बहुत अधिकारी लोग थे। तो जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो वो और मैं एक ही गाड़ी में थे। तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे को जो बताया, इसे सुनो ध्यान से। कहां जा रहे हैं? वो कहते हैं जी मूंग की दाल मत खाया करो। मेरे को कहते हैं मुख्यमंत्री जी मूंग की दाल मत खाना। मैं कहा जी क्यों? मैं कहा जब आदमी बीमार होता डॉक्टर मूंग की दाल का पानी बताते हैं। मूंग की दाल सबसे निरापद और स्वास्थ्य के लिए मानी जाती है, हल्की मानी जाती। आप मना कर रहे हैं कि हाँ मैं मना कर रहा हूं। कारण कि सबसे ज्यादा मूंग उत्पादक प्रदेश मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में किसान ने, हमने पानी का प्रबंध कर दिया तो उससे 1 फसल करते थे 2 करने लगे, अब 3-3 शुरू हो गई। तो जब मूंग की फसल बोते हैं भारी मात्रा में अपने प्रदेश में, तो अगली फसल की देरी ना हो, 15-20 दिन पहले उस फसल को खत्म करना ताकि अगले वाली बीजी जा सके। समझ रहे हो? तो मूंग जब तैयार होती है उसमें फलियां आ जाती हैं, बीज पड़ जाता है, अब वो धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश में पकती है, जिसको 15-20 दिन ज्यादा लगेंगे। किसान क्या करता है, 20 दिन को बचाने के लिए उस पे सीधा स्प्रे ठोकता है
और वो स्प्रे ऐसा है, शाम को करते हैं, सवेरे मूंग पक करके तैयार हो जाती है, पूरी मूंग तैयार। लेकिन इतना भयंकर उसमें केमिकल है जो आपको कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करेगा, ये हाल है। और उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, बैन करने का प्रयास किया, और इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं, अब ये जानकारी लोगों में हम नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? आप और मैं केवल यूं सोचें भाई ये थोड़ा सा समय मिला है, जाओ ना जाओ कौन देखता है, ऐसा मत करना। आप मुझे थोड़ा ये बड़ाई नहीं, थोड़ा अनुभव करो। अब मैंने यहां कोई इलेक्शन लड़ना है क्या? कोई जैसे मान्य संगानी साहब, मेरा स्वार्थ क्या है? ये स्वार्थ है कि मेरी जिम्मेदारी मान्य प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मान्य अमित शाह जी जैसे लोगों ने दी, और मैं यहां इस राजभवन में मौज लूं किसान के घर में पैदा होकर, तो वो जिंदगी किस काम की है? मैं चाहता हूं गांव गांव में ये काम चले, गांव गांव में चलना चाहिए। और अब तो मैंने और बड़ा काम शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ये प्रस्ताव मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया, वो बड़े खुश हुए, उन्हें बड़ा आशीर्वाद दिया। ये बहुत करने वाला काम है। आजकल आप देखते होंगे, एक हमने, हमारा यहां पर मीडिया सेक्शन है, आप उससे जरूर जुड़ो, जितने भी आए बैठे ना, हमारे जनक भाई और हमारे देवेंद्र भाई, ये यहां सोशल मीडिया का, ताकि दुनिया ऊटपटांग चीज बेच रही, हम अच्छा काम क्यों ना करें उसके द्वारा। तो आप जितने भी आए हैं उससे जरूर जुड़ो। और जो सोशल मीडिया पर हमारी रोज के कार्यक्रम है पूरे प्राकृतिक खेती के, मैं जाता हूं संगानी साहब, अब मैं जाता हूं शाम को लगभग 6 बजे किसी भी गामड़ा में जाता हूं, और हमारी 251-52 तालुका है पूरे प्रदेश में। अब सब तालुका में मैं जाऊंगा, सभी तालुका में, एक भी नहीं बचने वाला। आप सबके यहां मैं आने वाला हूं। और मैं तालुका में मैं नहीं रुकता, शहर में, मैं गामड़ा में रुकता हूं, गामड़ा में। हाँ, रात को गामड़ा में जाता हूं, और गामड़ा में जाके सबसे पहले पूरा गांव, क्योंकि खेत से आ जाता है, पूरा गांव तैयार मिलता है। प्रधानमंत्री जी का मिशन पर्यावरण बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, हम उस गामड़ा की पंचायती जमीन में या स्कूल में, खुली जगह जहां भी है, वहां वृक्षारोपण अभियान चलाते जाते ही। और वृक्षारोपण के बाद उस गामड़ा में हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जाते ही झाड़ू अभियान, सफाई पूरे गांव की। 2 काम। तीसरा काम, तब तक अंधेरा हो जाता है, फिर मैं उस गांव के सबसे गरीब अनुसूचित जाति के घर में जाकर भोजन करता हूं, उनके घर में जाकर। और मैं गांव के किसी संपन्न सुविधाजनक घर में नहीं रुकता, किसी के घर में नहीं रुकता। मेरे को पता है किसी के यहां रुक गए तो वो गांव को नहीं जीने देगा, बाद में कहेगा मेरे संपर्क बड़े ऊंचे हैं, वो परेशान करेगा। होता है ना ऐसा। मैं किसी के घर में नहीं रुकता, मैं गांव के स्कूल में रुकता हूं, कोई पंचायत भवन उसमें रुकता हूं। और कल ही रात को मैं आया हूं, तो कल परसों की जो रात थी, मैं प्रतापगढ़ गांव है दुधाला के पास, उस गांव में रुका था। और वहां प्राइमरी स्कूल था, और प्राइमरी स्कूल में कोई लैट्रिन बाथ अटैच थोड़ा ही होते हैं। वहां उस कोने पर बाथरूम था, वहां पर पत्थर के टुकड़े पर नहाने की जगह थी। और जो रूम है वो देखते हैं आप जितने बढ़िया हैं, लेकिन हम वहां रुकेंगे तभी तो लोगों में विश्वास होगा कि यहाँ ये लोग भी आने चाहिए। तो मैं वहीं रुकता हूं। और सवेरे 6 बजे उठ के
मैं वहां एक प्राकृतिक खेती करने वाला किसान था, विपिन भाई। पूछा मैंने, कौन करता है? वो करता है। 6 बजे मैं उसके घर गया, उसकी गौ माता का दूध मैंने खुद निकाला है, वो निकाल के आया। ये काम फिर मैं, ये पूरे गांव में हो गया। फिर हम अलग जगह पर, दूसरी जगह, उस तालुका का पूरा किसान सम्मेलन बुलाते हैं, जिसमें कल भी 1,500-2 हजार किसान थे। इतने खेडूत होते हैं। 1.25 घंटा मैं उनको पूरी प्राकृतिक ट्रेनिंग देता हूं। अब तो खिस्तिरिया जी भी मेरे सहयोगी बन गए, ये आगे कहते हैं मैं चलता रहूंगा। तो ये सब कार्यक्रम पूरे गुजरात में चलने वाला है और चालू कर दिया हमने। तो इसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। आपसे मेरा निवेदन है कि प्राकृतिक खेती कैसे होती, इसको अच्छी तरह याद करो। यदि आपने अपने शरीर को अनजान डॉक्टर को सौंप दिया और उसको कहा मेरा ऑपरेशन कर दे, तो वो खतरे में पहुंचा देगा। आप वो डॉक्टर हैं, यदि आपने किसान को सही ट्रेनिंग नहीं दी और उसका उत्पादन ठीक नहीं बढ़ा, तो ये हमारे को पाप लगेगा बहुत बड़ा। ये पाप है बहुत बड़ा। जिसकी रुचि नहीं वो काम छोड़ दे, करना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस विभाग में आके काम चोरी करना, काम से बचना, किसान के सुख दुख में जा करके उसके खेत में सही ट्रेनिंग ना देना, ये गलत है। बहुत बड़ा अधर्म है, बहुत बड़ा पाप है। मैं इसको पाप मानता हूं। ये जो धर्म है ना, धर्म, इसकी व्याख्या पता क्या है? इसकी व्याख्या हमने कर्मकांड इससे मान ली है, लेकिन धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन। कहते ना, इस बालक ने मातृधर्म का पालन किया, इसने पितृधर्म का पालन किया, इसने राष्ट्र धर्म का पालन किया, बोलते हैं ना। तो क्या किया उसने कि उसने मां के प्रति जो जिम्मेदारी थी वो पूरी की, इसने पिता के प्रति जिम्मेदारी पूरी की, इसने देश के प्रति जिम्मेदारी पूरी की। आपने प्राकृतिक खेती वाला धर्म अपनाया है, तो अब किसान को घर घर जा करके सही ट्रेनिंग देना, ये आप और मेरा धर्म है। मैंने इसी राजभवन में हमें जो शपथ दिलाई जाती है ना, उसमें ये लिखा है कि मैं इस जिम्मेदारी के बाद अपने प्रदेश की प्रजा के हित के लिए काम करूंगा। ये हमें दी जाती है और ये सबको दी जाती है। प्रजा का हित, लोगों का हित सबसे मस्ट है, जरूरी। तो ये बहुत आवश्यक है। तो आपने बहुत बारीकी से पढ़ो इसको। यदि गलत ट्रेनिंग दे दी ना, उत्पादन नहीं मिलेगा, किसान दूर चले जाएंगे, ये पाप हमें लगेगा। अब एक पक्की बात है, ये आप सब समझिए कि प्राकृतिक खेती पे रिसर्च एक नहीं अनेक हो चुकी है, बहुत यूनिवर्सिटीज में हो चुकी हैं। और हमारे यहां पर साइंटिस्ट बैठे हैं आपके बीच में। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ और दंतेवाड़ा, हमारी मासिक बैठक होती इसी राजभवन में हर महीने। अब परसों 3 को भी हमारी मीटिंग दोबारा है यहां। हर महीने हम मीटिंग करते हैं, क्या खोया क्या पाया, हम पूरा हिसाब रखते हैं। तो इन चारों यूनिवर्सिटी ने पिछली हमारी मीटिंग में अपनी 3 साल की रिपोर्ट्स, पटेल साहब बैठे हैं, दी ना आप लोगों ने? थोड़ा दर्शन दे दो तो अच्छा लगेगा। आप आनंद यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, प्लीज। ऐसे सभी चारों यूनिवर्सिटी ने
3 साल रिसर्च किया। ये आपके लिए जरूरी जो बताने वाली बात है। इन लोगों ने एक मॉडल लगाया रासायनिक खेती का, दूसरा लगाया जैविक खेती का, और तीसरा लगाया प्राकृतिक खेती का। और ये काम 3 वर्ष इन्होंने किया है। ये नियम है रिसर्च का। और 3 साल के रिसर्च के बाद मेरे को एक बुक दे दी गई है। मैं आज साहब को भी दूंगा, अपना संघानी साहब को भी, प्रधानमंत्री जी को भी मैंने वो दी है। अब पूरे देश में यूनिवर्सिटीज में भेज रहा हूं। 4 यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट दी है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं घटता। यह रिपोर्ट है। और उत्पादन ही नहीं घटता, अपितु हर साल फिर बढ़ने लगता है। शुरू में सही 5 आयाम पूरे किए जाएं। हम गड़बड़ क्या करते हैं, केवल जीवामृत दे दिया, ये खेती नहीं है। केवल घन जीवामृत दिया, नो, नहीं चलेगा। आपने आच्छादन किया ही नहीं, नहीं चलेगा। एक समय बहु फसलें नहीं की, नहीं चलेगा। एक भी जगह गड़बड़ करोगे वहां काम नहीं चलेगा। बीज को संस्कारित करना बीजामृत से जरूरी है। और बीज क्वालिटी का बढ़िया होना जरूरी है। और देसी बीज हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देसी बीज को बढ़ाओ, उसमें उत्पादन बहुत अच्छा आता है। कल मैं था दूधाला में, 1.5 फीट की वहां पर तोरी थी, 1.5 फीट की। बताओ हाइब्रिड में 1.5 फीट की तोरी हो सकती है? फिर हम क्यों हाइब्रिड के पीछे भाग रहे हैं? मेरे राजभवन में एक मिस्टर गुर्जर हैं, मध्य प्रदेश में, प्राकृतिक खेती करते हैं, बीज बनाते हैं। राजभवन में मेरे जितनी लंबी दूधी लेके आए थे, 2 रखी थी। देखी थी ना आप लोगों ने? ये बैठे हैं हमारे शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय। मैंने ऑफिस में रखी थी। और वो कहते थे और भी लाता, बस वाले ने चढ़ने नहीं दी। अब मैं सवारी बैठाऊं या तेरी दूधी बिठाऊं? इतनी बड़ी बड़ी तोरी, वो क्या नाम, दूधी। आप बताओ हाइब्रिड में हो सकती है? इतना हमारे पुराने बीजों में इतनी क्षमताएं थी और उनमें गुण पोषक तत्व का भंडार था, एक खुशबू थी। और हाइब्रिड में न पोषक तत्व बचे, न धरती में कुछ छोड़ा। वो यूरिया डीएपी ज्यादा लेती, पानी ज्यादा लेती हैं, बीमारियां ज्यादा आती हैं। उनका बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। पहले तो बीज बेचते हैं, फिर रासायनिक चीजें बिकवाते हैं, फिर वो उनका दोबारा बीज नहीं बन सकता, लोग फिर बीमार होते हैं, फिर अस्पताल में जेब खाली होती हैं। ये सब कुछ गड़बड़ है। आप कितना भला करोगे लोगों का? आपने यदि प्राकृतिक खेती करवा दी और धरती मां को दोबारा जवान बना दिया, तो आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे कि हमारे बड़े माता पिता कितने महान थे जो उपजाऊ भूमि दे करके गए। आप पानी, यदि ये बोतलें लिए फिरते हैं, आप किसान का दूध तो 40 रुपए बिकता है और बोतल का पानी 30 रुपए किलो बिकता है। देखो कमाल। जो किसान रात दिन तपस्या करके दूध बनाता, वो तो 40 रुपए किलो। और ये पानी, और एयरपोर्ट पे जाओ तो 50 रुपए में मिलता है एक बोतल। है जी, 120 रुपए में। संगानी साहब कह रहे 120 रुपए में। आपका किसी का दूध बिका 120 रुपए केजी। तो फिर तो इससे बचाओ लोगों को, ये पुण्य आपको मिलने वाला है। और मैंने जो बात शुरू की थी ना, ये आपकी समझ में आनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से, ये पढ़ानी है किसान को। डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति शुरू की तो उनके पूरे दस्तावेज लिखे हुए हैं। उन्होंने 1 हेक्टेयर में केवल 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की है। कितना? 13 किलो। कितने में? 1 हेक्टेयर कितने एकड़ का होता है? 2.5 एकड़ का। सोचो,
1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में 13 किलो नाइट्रोजन डालना, ये डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशें थी। और जब उन्होंने डलवाया तो उत्पादन बहुत बढ़ा। लेकिन आज कितना डालते हो? 13 बैग। ठीक है, यह हाल हो गया। क्यों डालते हो इसको समझो। उस समय जब डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति शुरू की, पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। सारे देश की धरती जंगल की तरह उपजाऊ थी। उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन मिलते ही वो एकदम जंप लगता था, इतनी फसल होती थी। इस समय यूरिया डीएपी के निरंतर प्रयोग ने सारे सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, सब अळसिया केचुआ मार दिया, सब मित्र कीट मार दिए। धरती बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। भारत की धरती है, बताने की बात है। जो ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था ना उस समय, आज पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ गया है। गुजरात में घूम जाओ सारे में, यहाँ 0.2, 0.3, 0.4 से ऊपर नहीं है। क्यों साइंटिस्ट साहब, ऐसा ही है ना? ये हाल है इस समय हमारे देश का। और इन आदरणीय साइंटिस्ट का कहना यह है, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। और इसी का परिणाम है जो काम 13 केजी नाइट्रोजन में चलता था वो 13 बैग में भी नहीं चलेगा। आगे समझ में नहीं आई? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थी हो। अच्छा, इसका समाधान डॉक्टर स्वामीनाथन ने क्या दिया था? साइंटिस्ट लोगों ने कोई ध्यान देते तो ये ना होता। उन्होंने, संघानी साहब, क्लियर लिखा है कि इस रासायनिक खेती के साथ जो परंपरा किसान ने गोबर की खाद से बनाई हुई उसको छोड़ना नहीं है। यदि किसान ने वो छोड़ दी तो ये प्राकृतिक खेती विनाश का कारण बनेगी ना, रासायनिक खेती विनाश का कारण बनेगी, इससे विनाश हो जाएगा। ये उन लोगों ने लिखा था। लेकिन हम इतने आलसी प्रमादी हो गए, बस बैग उठाओ। अभी साहब ने बताया, संघानी साहब ने, किसान को तो 2000 बोरे पे सब्सिडी मिलती है, किसान को, सरकार को तो 3000 में बोरा मिलता है, और 250-250 में किसान को मिलता है। बस नौकर को बोलते हैं उठाओ और फेंकाओ खेत में, उठाओ और डालाओ खेत में, क्योंकि न के बराबर लगता है। लेकिन किसान को ये भी समझाओ, और आपकी भी समझ में आना चाहिए कि बिना उन संसाधनों के, प्राकृतिक गोबर की खाद वगैरह के साथ में ना चला तो ये यूरिया डीएपी एक दिन ऐसा आएगा, डलने के बाद भी कुछ नहीं पैदा होगा। और यूनेस्को की लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसे सुनो। उन्होंने क्या बताया अब कि जैसे खेती आज किसान कर रहे हैं, यदि यूं ही अगले 40-45 साल करते रहे तो सारे देश दुनिया की धरती ऐसे हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता है, एक तिनका भी नहीं पैदा होगा, तिनका भी। आपको ये सबको जानकारी होनी चाहिए कि ये यूरिया डीएपी खेत में डालने से सीधा पौधे का भोजन नहीं बनता। समझ में आई बात? नहीं बनता। इसको भोजन कौन बनाते हैं? बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु। यूरिया डीएपी को खाके ऐसे सूक्ष्म जीवाणु धरती में जो इसको पौधे के भोजन के रूप में बदलते हैं, जब वो सूक्ष्म जीवाणु ही खत्म कर दिए तो इस यूरिया डीएपी से भोजन कौन बनाएगा? ये डलेगा और पड़ा रहेगा। आप यदि खेडूत हैं और डीएपी डालते हैं तो खेत में देखो, वो 6 महीने भी पड़ा रहता खेत में, ऊपर नहीं। बोलो भाई, ऊपर पड़ा रहता ना, वो गलता ही नहीं, क्योंकि उसको गलाने वाले सूक्ष्म जीवाणु मार दिए।
सब मार दिए, वो बर्बादी हुई है। आपको इस बात की बहुत गहनता जानकारी होनी चाहिए। अगली बात, कितना पर्यावरण का विनाश रासायनिक खेती करती है। कोई यूनिवर्सिटीज ऐसी जानकारियां जारी नहीं करती, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यूरिया है ना, इसमें कंटेंट मेन है नाइट्रोजन, है या ना, जानते हो ना। अब जब खेडूत यूं फेंकता ना, ये फेंकता खेत में, तो इसमें जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन वो आकाश में जो ऑक्सीजन उसके संपर्क में आता है। इन दोनों के मिलने से ऑटोमेटिक एक तीसरी गैस पैदा होती जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। बोलो क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। पर्यावरण के लिए साइंटिस्ट लोग खतरनाक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को मानते हैं कि नहीं, कि बहुत खतरनाक मानते हैं ना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड 312 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए। 312 गुना। नहीं आई समझ में? अब ये बात किसी को नहीं बताई जाती। कितना बड़ा विनाश, लाखों टन यूरिया धरती पर रोज किसान फेंकते हैं, और इससे कितना नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होकर ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। अपना विनाश खुद हम लोग कर रहे हैं। ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए बात। बताइए लोग क्या पाप हम कर रहे हैं। और फिर ये जहर यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जब जमीन में जाता, पौधे में जाता है, तो बैक्टीरिया तो मारता ही है जो पोषक हैं कि अलसिया वगैरह, लेकिन पौधे की जड़ से पौधे में जाके साग, भाजी, फल सब में आता है, और ये फिर हमारे शरीरों में जाके अंदर के कोमल ऑर्गेन जो हमारे अंदर के अंग हैं उनको ये डैमेज करता है। और उस डैमेज का परिणाम पता क्या है? आप अखबार पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? सूरत में अभी 3-4 महीने पहले 8 साल की बच्ची क्लास में बेंच पे बैठ के पढ़ रही थी और वो गिरी और मर गई। हॉस्पिटल ले गए, पोस्टमार्टम किया, हार्ट अटैक। एक बच्ची यहां अहमदाबाद में सीढ़ियों पे चढ़ रही, गिर गई, मर गई, पोस्टमार्टम किया, हार्ट अटैक। बच्चे ग्राउंड में खेल रहे, गिरे, मर गए, हार्ट अटैक। भाई आप ईमानदारी से बताओ, कभी आपने सोचा था इतने छोटे बच्चों के हार्ट अटैक? शुरू में जब आया ये 15, 20, 30 साल पहले हार्ट अटैक, तो ये एकदम नहीं आता था, 3 वार्निंग देता था, है ना? 3 वार्निंग आती थी। पहला अटैक संभल जाओ, दूसरा अटैक भाई गंभीर हो जाओ, और तीसरे में विदाई होती थी, था ना ऐसा ही? अब जो अटैक आ रहे हैं इस समय, और किन में आ रहे हैं? 30, 40, 45 साल के युवाओं में। एक भी बता दो जिसको अटैक आया और वो बचा हो। डायरेक्ट परमट कटता है सीधा, वो कतई कोई बीच में अवरोध नहीं है। क्यों है? फास्ट फूड, जंक फूड, ये जहर वाली खेती, ये सब इसने सब खराब कर दिया काम। ये आप युवाओं का धर्म है, जितने आज बुलाए हो स्पेशल, इन चीजों को नोट करिए, अपने जहन में बिठाओ, और अपने देश की भावी पीढ़ी साथियों को बचाने का एक मिशन लो, मिशन, पैशन बनाओ। आप पूरे वॉलेंटियर बनो, इसके लिए सेनानी बनो कि हमने ये समाज को बचाना है। तो ये सब चीजें, ये जो धरती माँ है ना, भगवान ने सब कुछ दिया इसमें, लेकिन आज रासायनिक खेती ने इसमें जो भोजन बनाने वाले हमारे वर्कर थे, जो पौधे के लिए काम करते, वही मार दिए। संकट तो ये हो गया। मैं बहुत उदाहरण सब जगह देता हूं, आप भी दो।
विषय हमारा एक ही है, यही बोलना बार बार, और कोई अलग अलग फार्मूले नहीं है इसके, एक ही फार्मूला है प्राकृतिक खेती के 5 आयाम। इनसे बाहर की जरूरत नहीं, कोई नए एक्सपेरिमेंट हो जोड़ो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जहर खेत में ना जाने पाए। अंतिम बात कह के मैं समाप्त करता हूं। ये जो धरती माँ है ना, इसमें धरती का सारा भोजन है, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर सब है। और इसके उदाहरण हम सब जगह देते हैं, आप भी देते होंगे। जंगल का उदाहरण दो लोगों को कि प्राकृतिक खेती क्या, ये जैविक खेती नहीं है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है हमारी खेती, ये प्राकृतिक खेती, जमीन आसमान का अंतर है। जैविक खेती ये नहीं है। लोग हमारी प्राकृतिक खेती को जैविक माने बैठे हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं कि इसमें उत्पादन नहीं मिलेगा। जैविक खेती मैंने भी की है 3 साल अपने खेत में। इसमें मेहनत कम नहीं होती, खर्चा कम नहीं होता, उत्पादन पूरा नहीं होता जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन प्राकृतिक खेती क्या है? आप जंगल में जाइए, हजारों तरह के पेड़ पौधे, वनस्पति, बताओ वहां यूरिया कौन देता है? बोलो। डीएपी कौन देता है? जंतुनाशक कौन देता है? गोबर की खाद कौन देता है? पानी देने कौन जाता है? कोई भी नहीं। और जंगल का पेड़ समय लगता आता है तो फलों से लद जाता है। और जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो, किसी भी पेड़ के पत्ते को, और लेबोरेटरी में ले जाओ, चेक कराओ, उसमें जो पोषक तत्व होने चाहिए सारे मिलेंगे। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर सब हैं। कहां से आए वो? बोलो, किसने दिए? कुदरत ने, परमात्मा की व्यवस्था, ये प्रकृति ने। जो नियम जंगल में काम करे वही हमारे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। ये है नेचुरल फार्मिंग। अब जब वही प्राकृतिक खेती है तो आप ये कहेंगे फिर ये जीवामृत क्यों डलवाते हो, घन जीवामृत क्यों डलवाते हो, आच्छादन क्यों करवाते हो, कहेंगे ना आप। इसका उत्तर देना है आपने। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये इसलिए करना पड़ता हमें क्योंकि यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक ने धरती के सारे वो पोषक तत्व बनाने वाले जीवाणु मार दिए, अळसिया मार दिया, मित्र जीव मार दिए, बैक्टीरिया मार दिए। अब वो सारे दोबारा पैदा करने हैं, इसलिए जीवामृत, घन जीवामृत डालना। और ये बैक्टीरिया कहां ज्यादा हैं? ये देसी गौ माता के पेट में, और किसी में नहीं पाए हैं, बहुत थोड़े हैं। हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय में 70-78 लाख मिले, भैंस में भी इतने पाए। लेकिन हमारी कांकरेज, गिर, जो इंडियन इंडिजिनस काउज हैं, इनमें भंडार है सूक्ष्म जीवाणु का। 1 ग्राम गोबर में कितने बैक्टीरिया? बोलो। 300 करोड़ से भी ज्यादा 1 ग्राम में। और 10 किलो में 30 लाख करोड़। और उनको हम बेसन देते हैं तो वो स्वस्थ होते हैं, गुड़ देते हैं तो मल्टीप्लाई होते हैं, मिल्टी डालते हैं तो मेलवन बन के उनकी संख्या बढ़ती है। और हर 20 मिनट में उस ड्रम में ये डबल होते हैं, और 72 घंटे तक डबल होते हैं। जब हम खेत में डालेंगे तो सारी धरती में मेलवन होगा, और ये सूक्ष्म जीवाणु जो मार दिए दोबारा जिंदा होंगे, दोबारा आएंगे। अळसिया जो समाधि लिए बैठा धरती में, वो निकल के आएगा, परिवार बढ़ाएगा। और जब ये बढ़ेंगे तो ये काम कैसे करते हैं ये आपको समझना है। और मैं ये उदाहरण सब जगह देता हूं, जो यही समझ में आता किसान की, खेडूत की, आपकी भी आएगा। आप सबके घर में रसोड़ा है कि नहीं, किचन है ना? ये उदाहरण आप भी दो, समझ में आएगी। किचन में, रसोड़ा में भोजन बनाने का सारा सामान है। वहां पर क्या है? आटा है, दाल है, चीनी है, नमक है, तेल, घी, और मोदी जी की दी गैस भी आ गई ना सबके यहां, है कि नहीं? घर घर में अब तो वो भी आ गई। सारी चीज भोजन बनाने की है, लेकिन भोजन बनाने वाला कुक नहीं है,
माँ बहन बेटी नहीं बनाएगी तो भोजन बन के अपने आप बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आता? भोजन का बनाने का सामान तो सारा ही है, आना चाहिए ना। क्यों नहीं आया? बोलो। बनाने वाला होना चाहिए। अब इसको ध्यान से सुनो दोबारा। इधर ये जो धरती माँ है ना, ये पौधों का किचन है, ये पौधों का रसोड़ा है। इस धरती माँ में मिट्टी में फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर आदि सब तत्व हैं, लेकिन वो तत्व जड़वत हैं। जैसे दाल है चुप है, भाजी है चुप है, चीनी है चुप बैठी है, आटा है चुप बैठा है, ऐसे ही धरती में ये बैठे। किचन आपकी में मां बहन बेटी जाएगी तो भोजन बनेगा, नहीं जाएगी तो नहीं बनेगा। ऐसे ही धरती मां में पौधे का भोजन तो है, लेकिन पौधे का भोजन बनाने वाला कौन है? इन तत्वों से। इन तत्वों को तोड़ता है, खाता है बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, अळसिया, मित्र कीट। वो होंगे तो उनको तोड़ के खाएंगे, पौधे का भोजन बना के पौधे को देंगे। इससे सरल तो उदाहरण नहीं मिलेगा कमजोर विद्यार्थियों। इससे सरल क्या मिलेगा? गांव के अनपढ़ खेडूत को भी समझा सकते हो इससे आप। सामान तो है, लेकिन बनाने वाले सब यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक ने मार दिए। और कैसे विनाश हुआ है? ये जो सूक्ष्म जीवाणु है ना, जब ये बढ़ेंगे, आकाश में 78.5% नाइट्रोजन इसको खींचते हैं और उसका भोजन बना के पौधे को देते हैं। ये कहते हैं ना, कहां से नाइट्रोजन आएगा? और ये अळसिया ना, ये तो मेरे वीडियो देखते हो कि नहीं? आप पे हैं कि नहीं? वो उसको चलाओ लोगों के बीच में। धरती बंजर पत्थर कैसे होगी, कैसे पत्थर बना दी धरती, कैसे धरती में पानी नहीं जाता, बाढ़ आती है। ये सब प्राकृतिक खेती होगी तो ना बाढ़ आएगी ना अकाल पड़ेगा। कितना गजब प्रकृति का नियम था। वर्षा पहले क्या थोड़ी होती थी? पहले तो और ज्यादा होती थी, तब भी बाढ़ नहीं थी। अब क्यों हो गई? क्योंकि यूरिया, डीएपी ने धरती में 1 फुट के नीचे इतनी बड़ी लेयर बना दी पत्थर सीमेंट की, जो जमीन पानी नहीं पीती है, बाढ़ आ जाती है। और ये अळसिया 10 फीट तक छिद्र करता था। सूक्ष्म जीवाणु खाते थे, इसकी जुताई करते थे, मुलायम करते थे। और अळसिया जो मिट्टी खाता है ना खेत की, उसके खेत की मिट्टी से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन इसके पेट से निकली मिट्टी में, 9 गुना फास्फोरस है, 11 गुना पोटास है। और अळसिया मरता है तो 17 प्रकार के पोषक तत्व धरती को पूरे करता, उसके बाद कोई जमीन की जरूरत नहीं। 17 पोषक तत्व। और अळसिया ना अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म दे के मरता है। इतना परिवार बड़ा था। हमारी वो है वीडियो यहां नहीं है, दिखाना, चला के देखेंगे सब लोग। कितना जबरदस्त काम। पानी बरस जाओ कितना मेरे खेत में। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में कोई गया आप में? वेरी गुड, देखा आपने मेरा खेत, धन्यवाद। वहां कितनी बारिश हो जाओ, कितना पानी गिरे, अगले 24 घंटे में मेरे खेत का पानी नहीं बचता, सब धरती माँ के पेट में चला जाता है। सब धरती माँ के पेट में चला जाता है। क्यों? अळसिया ने इतने छिद्र बना रखे हैं। और मेरे एक खेत में, जो ये रील दिखाने हैं 3 साल पहले की है, उस समय तो 10, 12, 15 लाख केचुआ था मेरे 1 एकड़ में। अब तो मेरा 20 लाख से भी ज्यादा 1 एकड़ में अळसिया है, जो रात दिन मेरे खेतों की जुताई करता है। और अब मेरे खेत में जो आप जीवामृत, घन जीवामृत डालते हो ना, अब कुछ खेतों में जरूरत ही नहीं बची है। मैं डालता हूं, मेरी फसल बर्बाद हो जाती, गिर जाती, इतनी बढ़ जाती। ये देखो इसको आप, ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो एकदम धरती से बाहर निकला। और जो रास्ते हमने
चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं। तो आपकी समझ में आई कि नहीं ये बातें? अब अंत में खत्म, रहने दो भैया, इसको लंबी बात हो गई, इनको अगला सेशन चलाएंगे, साइंटिस्ट लोग भी आए हुए। आप सबसे मैं एक वचन लेना चाहता हूं, दोगे कि नहीं? ईमानदारी से हाथ ऊंचा खड़ा करके सभी आप मेरे पीछे बोलो, हम ईश्वर को साक्षी मानते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि किसान के कल्याण के लिए, धरती मां को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए, देश की आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करते हुए देश के किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देंगे। अब अपने लिए ताली बजाओ। ठीक है, ये काम ईमानदारी से करना है। संघानी साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। जब आज तक इतिहास में जो लोग दुनिया को बदलने के लिए आते हैं ना, उनका विरोध बड़ा होता है। ये नियम है दुनिया का। भगवान राम आए, उनके लिए रावण तैयार था। भगवान कृष्ण आए, उनके लिए कंस तैयार था। और ये जो स्वामी दयानंद है ना, आपके गुजरात में पैदा हुए, ये देश को सुधार के लिए आए। इनको 14 बार जहर दिया और तब तक देते रहे जब तक मार नहीं लिया। गांधी जी को भी गोली लगी थी, श्रद्धानंद की भी हत्या हुई थी। बड़े बड़े लोग जो काम करते हैं। अच्छा, एक अगली बात, उर्दू में एक शेर है, गिरते हैं से सवार ही मैदाने जंग में। समझ में आई? गिरते हैं से सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। समझ गए? ये है, आप एक ही पहचान अपनी बनाना। यदि आपके काम का विरोध होना शुरू हो जाए तो आप काम कर रहे हैं। ठीक है ना साहब? बताओ, जब काम ही नहीं करेंगे तो विरोध क्या होगा? समझ में आई? काम करेंगे तो कुछ ऐसे होते हैं दुनिया में जो विरोध करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परवाह नहीं। क्यों? आपने एक मानना है, हम भगवान की व्यवस्था में सहयोग करने के लिए चले हैं। हम भगवान की प्रकृति को बचाने चले हैं। हम लोग को कैंसर से, हार्ट अटैक से, डायबिटीज से बर्बाद होने से चले हैं। संघानी साहब ने जो बहुत बड़ी बात की, 2.5 लाख करोड़ एक साल में आपके खून पसीने का पैसा विदेश में जाता है, और बदले में यूरिया डीएपी जहर लाना पड़ता है, और धरती जहरीली, लोग बीमार, फिर अस्पताल। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जहां इस देश के चहुमुखी विकास के लिए रात दिन एक किया हुआ है, सारी दुनिया में भारत के गौरव, ख्याति, प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने एक नया नारा दिया हमारे को, स्वदेशी अपनाओ। आत्मनिर्भर भारत बनाना है और विकसित भारत बनाना है। मेरे युवा साथियों, ये आपके काम आने वाला और आपके बच्चों के काम। ये विकसित भारत 2047 में बनेगा। हम यहां इसका मजा नहीं ले पाएंगे, वो आप लेंगे। ठीक है? और आपके बच्चे लेंगे। और उनके लिए काम कौन कर रहा है? जिसका अपना कोई बालक नहीं, जिसका कोई परिवार नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री जो सारे देश के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, सारे देश के जनता और समाज के लिए जीते हैं। उनका नारा है स्वदेशी अपनाओ।
तो ये जो रासायनिक खेती है तो विदेशी खेती है, स्वदेशी तो हमारी प्राकृतिक गो आधारित खेती है। तो स्वदेशी इसको अपनाइए आप। कल पूज्य बापू का जन्मदिन आने वाला है। उन्होंने अपने समय स्वदेशी का नारा दिया था। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा दिया था। इन महापुरुषों की बात हम नहीं मानेंगे तो देश कैसे बढ़ेगा। आप और हम संकल्प लें, अपने अपने घरों में लिस्ट बना के रखें। कोई सामान जो आ गया माफी, अब के बाद कोई विदेश का पैसे सामान अपने घर नहीं आना चाहिए, और विदेश का यूरिया डीएपी भी नहीं आना चाहिए। यह स्वदेशी है। और जब 2.5 लाख करोड़ एक साल में बचेगा तो कितना बड़ा देश का विकास भारत का किसान करने में सहयोग करेगा। यदि हम ये कर पाए तो आप जितने भाई बंधु आए हैं ना, ये सारे पुण्य के भागी होंगे। सारा पुण्य आपको मिलने वाला है। आप जहां हमारी कृषि सखी बहनें हैं, ईमानदारी से इस काम पे लगो। यही ईश्वर पूजा है, यही ईश्वर पूजा है। बहुत बड़ा कृपा हो। क्योंकि आप कहेंगे ईश्वर पूजा ये कैसे है? अच्छा यूं बताओ, ये धरती जो है ये आपने मैंने बनाई या भगवान ने बनाई? बोलो भाई। ये दुनिया में प्राणी जो है ये हमने पैदा किया, परमात्मा की व्यवस्था से आए। तो ये परमात्मा की प्रजा है कि नहीं? सारे के सारे उसी की संतान है कि नहीं? है ना? ये परमात्मा के बेटे हैं ना सभी। ठीक मान गए? तो मैं एक उदाहरण देता हूं बड़ा मोटा। हमारी किसी एक बहन की गोदी में एक छोटा सा बच्चा है, और एक आप में से सज्जन, आप तो भले आदमी है, और किसी की बात करता हूं। एक आदमी आया बाहर से और उसने इस बच्चे के हाथ में एक खाने के लिए बढ़िया टॉफी या कोई सामान दिया, और उस बच्चे को खेलने के लिए गेंद दी, और इस बच्चे को प्यार से हंसाया और खिलाया, प्रसन्न किया। तो उसकी मां को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बोलो भाई। अच्छा लगेगा। अच्छा, अब एक दूसरा सज्जन आया। उसने क्या काम किया? इस बच्चे को जो टॉफी दी वो छीन ली, और जो गेंद दी थी वो भी छीन ली, और इसकी मां के सामने एक थप्पड़ भी लगा दिया। तो बताओ इसकी मां को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। सबकी राय एक है। अब सुनो आगे, वेदों में पता क्या लिखा है? वेदों में क्या लिखा है? त्वम हीन पिता वसो त्वम माता शत क्रतो बभुवित अधाते सुमन मीमई। ओ लोगो, ये जो हमारी मां है ना, इनकी भी मां भगवान है, और ये जो पिता है ना यहाँ के, इनका पिता भी भगवान है। वो जितने हम धरती पर प्राणी है ना, सबके नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। ये सब प्रजा उसकी है। जब हमारे इस दुनिया वाली मां के बच्चे को कोई सुख देता तो मां को सुख मिलता है, और उस मां के सामने दुख देता तो दुख मिलता है। तो भगवान ने जो ये दुनिया बनाई, प्रजा बनाई, जो इस भगवान की प्रकृति को बिगाड़ेगा, भगवान को सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। और जो इसकी प्रजा को दुख देगा, भगवान को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? नहीं आई समझ में? तो भगवान की भक्ति ये है कि भगवान की बनाई सृष्टि में सहयोग करो। यह है भगवान की पूजा। उसने पानी निर्मल शुद्ध दिया, उसको शुद्ध रखो। पहाड़ शुद्ध दिए, बढ़िया रखो। जंगल शुद्ध दिए, उनको बढ़िया रखो। हवा पवित्र दी, उसको पवित्र रखो। धरती मां जीवन देती, आजीवन हमें अन्न देती, उसको पवित्र रखो। गौ माता तिनका खाकर दूध देती, उसको बचाओ। और ये सारे काम एक, कहने को एक और काम अनेक हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती प्राकृतिक खेती नहीं है। सुनो, इससे पर्यावरण भी बचेगा, इससे पानी की शुद्धता भी बचेगी, मात्रा भी बचेगी। आई समझ में? देश का 2.5 लाख करोड़ भी बचेगा।
ये गो आधारित गौ माता का भी पालन होगा। ये खेती लोगों को बीमारी से बचाएगी, लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा, है ना अनेक लाभ। और आपको एक काम मिल गया सरकार के द्वारा, कितने भाग्यशाली हो आप? नहीं हो भाग्यशाली? बहुत भाग्यशाली हो। बहुत लंबी बात मैंने की, अगला भी सत्र चलेगा। आप लोगों ने आश्वासन दिया, इसलिए बुलाए हैं। अब हमारी स्पीड बहुत तेज होने वाली है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार कहा था ना, अब की बार हमारी स्पीड 3 गुना होगी देश के विकास के लिए। तो अब क्योंकि आप जैसे युवा बहन बेटियां हमें मिले हैं इस मिशन में सहयोग करने के लिए, सरकार हमारे साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा कृषि विभाग, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी रात दिन इस मिशन पे लगे हैं। और आप सारे जवान हमारे को मिल गए। एक और एक 2 नहीं रहते, 11 बन जाते हैं। और आप तो आज की संख्या में 700-800 लोग यहां आए हैं, पूरे गुजरात से आए हैं। अब हमने ताकत बनना है और गुजरात का नेतृत्व पूरे देश को देना है। गुजरात प्राकृतिक गुजरात बनाना है ताकि लोग सब स्वस्थ निरोग रहें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।